who made मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को. एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर. चलिए, ब्रेटन साइकिल, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल. ये तीनों साइकिल कौन से सिस्टम पे ऑपरेट करती थी? क्लोज सिस्टम में. ब्रेटन साइकिल इज ओपन सिस्टम. Again, Brayton cycle is also the work producing cycle. और थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस इसमें होती हैं 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोबारिक. दो आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोबारिक प्रोसेस है. ब्रेटन साइकिल में प्रोसेसेस कहां पे परफॉर्म हो रही हैं, कौन से सिस्टम में? तो पहला प्रोसेस है कंप्रेशन. कहां पे होगा? तो हाँ, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा एक कंप्रेसर. कंप्रेसर का जो आउटपुट है वो आप कहां जाएगा? बॉयलर में क्या होता है? बॉयलर में फेस चेंज होता है. यहाँ पे इनलेट पे फेस क्या है? एयर. बाहर क्या मिलेगा? एयर. तो पूरे साइकिल में यहाँ पे एयर ही है, फेस चेंज तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे बॉयलर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हीट एक्सचेंजर. और इस हीट एक्सचेंजर में क्या होगा? हीट सप्लाई होगा या हीट रिजेक्शन होगा? इसमें हीट सप्लाई होगा. एक्सचेंजर के बाद अब कहाँ जाएगा ये? इट विल एंटर इन ए टर्बाइन. और टर्बाइन के बाद कहाँ जाएगा? टर्बाइन के बाद इट विल एंटर इन अ हीट एक्सचेंजर. काय के लिए जाएगा हीट एक्सचेंजर में? हीट रिजेक्ट करने के लिए, राइट. तो यहाँ पे आपका हो गया हीट रिजेक्शन. इज दैट क्लियर? दोस्तों, ये जो साइकिल आपने बनाई है
ये जो आपने गैस टरबाइन साइकिल बनाई है इसको हम कहते हैं ओपन साइकिल, सॉरी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। इसको हम कहते हैं क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ये जो साइकिल आपने ड्रॉ करी है इसको हम कहते हैं क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। दूसरे तरीके से जो ब्रेटन साइकिल ऑपरेट करती है उसमें मेरे को चाहिए एक कंप्रेसर। कंप्रेसर में एयर आएगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एयर एंटर हुआ फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस इज पॉइंट 1। पॉइंट 2 पे कंप्रेस्ड एयर जाएगी कहां पे, में जाएगी कंबशन चैम्बर में। What is the difference between the heat exchanger and the combustion chamber? कंबशन चैम्बर में एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। नहीं मेरे भाई, कंबशन चैम्बर में कंबशन होता है, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता। यहां पे आप सप्लाई करोगे फ्यूल, करेक्ट है। फ्यूल जो है वो एयर के साथ मिक्स होगा, फ्यूल जो है वो एयर के साथ मिक्स होगा, करेक्ट है। कंबशन चैम्बर में फ्यूल बर्न होगा, अंदर क्या गया, एटमॉस्फेरिक एयर। कंप्रेसर के अंदर गया एटमॉस्फेरिक एयर, बाहर क्या निकलेगा, कंप्रेस्ड एयर। कंबशन चैम्बर के बाहर क्या निकलेगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, बाहर आएगा प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। Product of combustion. This product of combustion will enter in turbine. Will enter in turbine. और टरबाइन में एक्सपांड होने के बाद ये प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का क्या होगा, टरबाइन में प्रोडक्ट ऑफ कंबशन गया, इसके बाद कहां जाएगा ये, हाँ कंडेंस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। अच्छा, ये चला गया वापस एटमॉस्फेयर में। ये जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है इसको हम बोलते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट, दैट इज कॉल्ड ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। बच्चों ये जो ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट है, ये जो ओपन साइकिल गैस पावर प्लांट है इसको हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। दिस इज इंटरनल कंबशन इंजन। और ये जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब आप मेरे को इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में अंतर बता सकते हो एक लाइन में, हाँ? एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है। नहीं बेटा, दोनों जगह रिवर्सिबल हो सकता है और दोनों ही जगह रिवर्सिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। तो देखो, नॉर्मली आप लोग से पूछता हूं मैं क्या अंतर होता है इंटरनल कंबशन इंजन में और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में, तो 99.9% जनता बोलती है कि इंटरनल कंबशन में कंबशन अंदर होता है, एक्सटर्नल कंबशन में कंबशन बाहर होता है। ये मोटा मोटी ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या अंतर है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, ये है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। यहां पे कंप्रेसर में एंटर क्या हुआ, एयर। कंप्रेसर के बाहर क्या निकलेगा,
कंप्रेस्ड एयर। हीट एक्सचेंजर के बाहर क्या निकलेगा? यहां पे एक्सटर्नल कंबशन इंजन में हम क्या करते हैं कि फ्यूल को हम बाहर बर्न किए और जो फ्लू गैसेस है उसको हीट एक्सचेंजर में भेजे। तो यहां पे फ्लू गैसेस और एयर आपस में मिक्स हुए क्या? नहीं, ये फ्लू गैस यहां से एंटर हुआ, अपना हीट ट्रांसफर करके यहां से बाहर निकल गया। इज दैट क्लियर? तो यहां से बाहर मेरे को क्या मिलेगा? हीट एक्सचेंजर के बाहर भी मेरे को एयर ही मिलेगा। टरबाइन में एक्सपांशन किसका होगा? टरबाइन में एक्सपांशन किसका होगा? एयर का होगा। दोस्तों, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि इंटरनल कंबशन इंजन में, सॉरी एक्सटर्नल कंबशन इंजन में मेरा वर्किंग सब्सटेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, वो पूरे साइकिल में सेम रहता है। कंप्रेशन किसका हुआ? एयर का। एक्सपांशन किसका हुआ? एयर का। यानी कि पूरे साइकिल में हमको सेम फ्लूइड मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आई बात समझ में? अब इधर जरा देखो क्या हो रहा है यहां पे। कंप्रेस क्या हुआ? कंप्रेसर के बाहर क्या निकला? कंबशन चैम्बर के बाहर क्या निकला? टरबाइन में क्या एक्सपांड हुआ? प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। तो बेटा यहां पे मेरा जो वर्किंग सब्सटेंस है इंटरनल कंबशन इंजन में वो चेंज हो जाता है। जैसे आप ऑटो साइकिल की बात करो तो ऑटो साइकिल कौन सा इंजन है? इंटरनल कंबशन की एक्सटर्नल कंबशन? ऑटो साइकिल में क्या होता है? आप एयर को कंप्रेस करते हो, फ्यूल सप्लाई करते हो, फ्यूल बर्न होता है और फिर एक्सपांशन किसका होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का। करेक्ट है। तो इंटरनल कंबशन इंजन में जो आपका वर्किंग फ्लूइड है वो कंप्रेशन में और होता है और एक्सपांशन में और हो जाता है। यानी कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है साइकिल के दौरान। किसमें? इंटरनल कंबशन इंजन में। अब वर्किंग सब्सटेंस चेंज हुआ तो क्या होगा? वर्किंग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। अब यहां पे अगर मेरे को वर्क निकालना है तो मान लो मैं सीपी लूंगा, तो मैं सीपी ऑफ एयर लूंगा और यहां पे मैं क्या करूंगा? सीपी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन लूंगा। करेक्ट है। अगर कंप्रेसर में 1 kg मास गया तो एक्सपांशन में कितना मास मिलेगा? 1 प्लस एमएफ मिलेगा, क्योंकि एमएफ आपने यहां पे फ्यूल सप्लाई किया। तो मास भी चेंज हो गया आपका साइकिल के दौरान, मास भी चेंज हो गया आपका साइकिल के दौरान और आपका वर्किंग सब्सटेंस भी चेंज हो गया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होगा? सेम वर्किंग सब्सटेंस पूरे साइकिल में यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर? दोनों में से अच्छा कौन सा है, इंटरनल या एक्सटर्नल? हाँ, एक्सटर्नल ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ओके। क्यों एक्सटर्नल ज्यादा अच्छा है बेटा? तो उससे क्या, उससे अच्छा कैसे हो गया? एक ही वर्किंग सब्सटेंस है तो उससे अच्छा कैसे हो गया? एफिशिएंसी पूरा देगा। अच्छा, कुछ भी दे दो मतलब अपने मन से। दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, इसी कारण हम इंटरनल कंबशन इंजन का भी इस्तेमाल करते हैं और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का भी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर अपन बात करें इंटरनल कंबशन इंजन की तो इसमें एडवांटेज क्या है कि ये कॉम्पैक्ट है। अब अगर देखो मान लो एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करें तो क्या चाहिए? कंप्रेसर चाहिए, हीट एक्सचेंजर चाहिए, एक फर्नेस चाहिए अलग से। काय के लिए चाहिए फर्नेस? फ्यूल को बर्न करने के लिए। करेक्ट है। फ्यूल बर्न होगा, फर्नेस आएगा, चिमनी लगेगी, चिमनी से गैस बाहर निकलेगा, टरबाइन चाहिए और एक सेपरेट हीट एक्सचेंजर और चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में लगेंगी वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन के। तो इंटरनल कंबशन इंजन का एडवांटेज क्या हुआ? ये कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने से क्या एडवांटेज मिला? हाँ, बनाने का खर्चा कम नहीं जाता है, बनाने का खर्चा कम नहीं जाता है। कॉम्पैक्ट होने का फायदा यह मिलता है कि इसको आप ऑटोमोबाइल में यूज कर सकते हो। अब
एक्सटर्नल कंबशन इंजन आप अपनी बाइक में लगा के नहीं घूम सकते हो, करेक्ट है। बाइक में जो इंजन लगेगा वो इंटरनल कंबशन इंजन ही होगा, एरोप्लेन में जो इंजन लगेगा वो इंटरनल कंबशन इंजन ही होगा, वहां पे आप एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं लगा सकते। इज दैट क्लियर? चलिए, तो फायदा मिल गया कि इंटरनल कंबशन इंजन कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसको अपन ऑटोमोबाइल में, कार में, बाइक में, एरोप्लेन में इस्तेमाल इसका हम करते हैं। क्या इसका कोई डिसएडवांटेज है? तो पावर प्लांट में क्यों नहीं लगा सकते इसको? देखो, यहां पे जो आप फ्यूल सप्लाई करोगे वो बनेगा प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, और वही जाके टरबाइन में एक्सपांड होगा, करेक्ट है। यहां पे अगर आप लो क्वालिटी फ्यूल यूज करते हो तो क्या होगा? मान लो आपने कोल यूज कर लिया तो कंबशन चैम्बर में कोल जमा हो जाएगा, आपका इंजन खराब हो जाएगा। अगर आप लो क्वालिटी फ्यूल यूज करोगे तो वो जाके आपका टरबाइन को भी खराब करेगा। आ रही है बात समझ में? तो जब आप इंटरनल कंबशन इंजन की बात करते हो तो आपका फ्यूल का चॉइस बहुत सही होना चाहिए। आप हाई क्वालिटी फ्यूल ही इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब आप हाई क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? हाई क्वालिटी फ्यूल होगा तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आपका बढ़ जाएगा इंटरनल कंबशन इंजन में। अब यहां पे बात समझ में आ रही है कि इंटरनल कंबशन इंजन का डिसएडवांटेज क्या हुआ? डिसएडवांटेज क्या हुआ इंटरनल कंबशन इंजन का? हाई क्वालिटी फ्यूल इज रिक्वायर्ड, सेकेंड, कॉस्ट ऑफ per unit power production will increase, cost of per unit power production will increase। तो अगर आप इंटरनल कंबशन यूज कर रहे हो तो आपका जो खर्चा आ रहा है बिजली को बनाने, पावर को प्रोड्यूस करने का, वो बढ़ जा रहा है। तो अब आ जाओ इधर एक्सटर्नल कंबशन इंजन में। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का दिक्कत क्या था? एक्सटर्नल कंबशन इंजन की प्रॉब्लम क्या थी? बड़ा साइज होगा प्लांट का, ठीक है, ये दिक्कत थी। लेकिन इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें हमने एक फर्नेस लगा लिया है जहां पे फ्यूल को हम सेपरेटरी बर्न कर रहे हैं। तो यहां पे क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो मैं यूज कर रहा हूं वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि मैं यहाँ सस्ता फ्यूल यूज कर सकता हूँ। सस्ता फ्यूल यूज करूंगा तो मेरे को जो पावर मिलेगा वो कम कॉस्ट पे मिलेगा। तो जब मेरे को बिजली प्रोड्यूस करनी है, पावर प्लांट लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इंटरनल कंबशन इंजन को यूज करूंगा या एक्सटर्नल कंबशन को यूज करूंगा? क्योंकि जब मैं पावर प्लांट को लगा रहा हूं तो मेरे पास स्पेस की कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब मैं कार में इंजन लगा रहा हूं तो मेरे पास स्पेस की दिक्कत है, बाइक में इंजन लगा रहा हूं तो स्पेस की दिक्कत है। लेकिन अगर मैं पावर प्लांट लगा रहा हूं तो स्पेस की मेरे पास उतना ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है। तो मैं स्पेस थोड़ा ज्यादा यूज कर सकता हूं, लेकिन लो क्वालिटी फ्यूल को यूज करने के कारण मेरा कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन को हम कहां यूज करेंगे? पावर प्लांट में। एक्सटर्नल कंबशन इंजन आर यूज इन पावर प्लांट्स। और इंटरनल कंबशन इंजन को कहां यूज करते हैं? ऑटोमोबाइल में। चलो हाँ, एक चीज और बता दो, एक और डिफरेंस अपन यहां पे देख लेते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन का और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में एक और अंतर है जो भी आप देख सकते हो। कंप्रेशन की प्रोसेस कहां पे हो रही है? कौन से डिवाइस में हो रही है? कंप्रेसर में हो रही है। हीट सप्लाई कहां पे हो रहा है? एक्सपांशन कहां पे हो रहा है? हीट रिजेक्शन कहां हो रहा है? तो इंटरनल कंबशन इंजन में हीट रिजेक्शन का जो प्रोसेस है
वो एटमॉस्फेयर में कंप्लीट होता है। आ रही है बेटा बात समझ में? हीट रिजेक्शन की जो प्रोसेस है इंटरनल कंबशन इंजन में वो कंप्लीट होती है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से कैसे कंप्लीट होती है? देखो फ्रेश एयर आपने एटमॉस्फेयर से लिया, करेक्ट है, सारी प्रोसेस हुई, टरबाइन के बाद आपको हॉट गैसेस मिलेंगी, वो हॉट गैसेस आपने एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट कर दिया और वापस एटमॉस्फेयर से आपने ठंडी हवा, लो प्रेशर एयर को सक कर लिया। इज इट क्लियर? तो जो हीट रिजेक्शन का प्रोसेस हो रहा था, हीट रिजेक्शन मतलब क्या, 4 से 1 तक मेरे को टेम्परेचर कम करना था। तो कैसे टेम्परेचर कम हुआ? यहां पे भाई ये एग्जॉस्ट करने से एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और वापस मैं सेम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे 1 पे एयर को इनलेट कर लूंगा। इज दैट क्लियर? तो इंटरनल कंबशन इंजन में जो हीट एक्सचेंज की, सॉरी हीट रिजेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कहां पे होगी? वो एटमॉस्फेयर में कंप्लीट होगी। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां तक बात समझ में आई? तो अंतर समझ में आया क्या होता है इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन? इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होगा? वर्किंग सब्सटेंस चेंज हो जाता है, राइट? हीट रिजेक्शन की प्रोसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में होती है, और इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो कॉम्पैक्ट होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसलिए इंटरनल कंबशन इंजन का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? ऑटोमोबाइल में। और अगर हमको लो कॉस्ट पे पावर चाहिए, यानी कि बिजली के लिए हम प्लांट लगा रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन का इस्तेमाल करेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए चलिए, नाउ लेट मी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल। चलो बच्चों ध्यान से बताना, अभी जवाब देना। यहां पे कंप्रेसर का वर्क कितना होगा? व्हाट इज द वर्क ऑफ कंप्रेशन? ये कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है, यानी कि क्या अप्लाई होगा? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। कितनी एनर्जी कंप्रेसर में आई? E1। बाहर कितनी गई? E2। और कंप्रेसर में आपने क्या किया? वर्क किया। तो क्या हो गया कंप्रेसर वर्क? कंप्रेसर वर्क क्या हो गया? कंप्रेसर वर्क हो गया, वेरी गुड, कंप्रेसर वर्क हो गया E2 माइनस E1। और हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस E2 माइनस E1 विल बिकम H2 माइनस H1। व्हाट इज हीट सप्लाई? क्या होगा हीट सप्लाई? हाँ, बाहर निकला स्टेट 3 पे, अंदर गया 2 पे, तो अंदर कितना आया? H2 प्लस QS। बाहर क्या गया? H3। तो QS क्या हो गया? H3 माइनस H2। H3 माइनस H2। व्हाट इज टर्बाइन वर्क? H3 माइनस H4, वेरी गुड। एंड हीट रिजेक्शन इज? रिजेक्शन पूछ रहा हूं मैं, हाँ, H4 माइनस H1, वेरी गुड। ये आपका आ गया हीट रिजेक्शन। इज दैट क्लियर? बच्चों यहां पे ये प्लांट कितने प्रेशर के बीच में ऑपरेट कर रहा है?
एक प्रेशर P1 है और दूसरा प्रेशर P2 है, राइट? यस नो? तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, प्रेशर रेशियो आरपी, जिसको हम बोलते हैं P2 बाई P1, P2 बाई P1। P2 बाई P1। अब ये आरपी के टर्म में मेरे को एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है ब्रेटन साइकिल की। इन टर्म्स ऑफ आरपी आई नीड टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल। चलो, तो पहले मैं एफिशिएंसी लिख लेता हूं। एफिशिएंसी क्या होता है? 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस। तो क्या हो गया? 1 माइनस H4 माइनस H1 डिवाइडेड बाई H3 माइनस H2। और यहां पे वर्किंग सब्सटेंस क्या है? एयर। और एयर को हम क्या मान सकते हैं? आइडियल गैस। तो H की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अरे यार, आइडियल गैस की एंथैल्पी क्या होती है? H इक्वल टू CPT, राइट? तो एफिशिएंसी मेरे को क्या मिला? 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। राइट? चलिए जी, अब कंसीडर करो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1-2। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1-2 में कंसीडर किया तो मेरे को मिला T2 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। राइट बच्चों? P2 बाई P1 को क्या डिफाइन किया है हमने? आरपी। तो T2 बाई T1 मेरे को मिल गया आरपी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। Considering the isentropic process 3-4, I will get T3 by T4 equals to P3 by P4 to the power gamma minus 1 upon gamma. Right? What is the relation between P2 and P3? दोनों सेम प्रेशर लाइन पे है, P इक्वल टू C। तो P3 इक्वल टू हो गया P2 और P4 इक्वल टू है P1। तो P3 बाई P4 इज नथिंग बट P2 बाई P1। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं आरपी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। राइट? तो जो इक्वेशन मेरे को ऑटो साइकिल में मिली थी वही इक्वेशन मेरे को यहां पे रिपीट हो जा रही है। क्या मिल जा रही है? T2 बाई T1 इक्वल्स टू T3 बाई T4 एंड दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये रिलेशन आपको ऑटो साइकिल में भी मिली थी और ये रिलेशन अपने को ब्रेटन साइकिल में भी मिलती है। करेक्ट? नाउ the efficiency is equals to 1 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T2। इसको मैं लिख सकता हूं एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T1 कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया अंदर? T4 बाई T1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां से T2 को कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया? T3 बाई T2 माइनस 1। राइट? और यहां से मेरे को क्या मिल रहा है? यहां से मेरे को मिल रहा है T4 बाई T1
T4/T1 इक्वल टू T3/T2 आ रहा है ना। T2/T1 इक्वल टू T3/T4, तो उसको अपन लिख सकते हैं T4/T1 इक्वल टू T3/T2। करेक्ट है। तो क्या हुआ, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। एफिशिएंसी क्या मिल गई मेरे को, 1 - T1/T2। और हम जानते हैं T2/T1 इज व्हाट, हाँ, तो एफिशिएंसी मेरे को मिल गया 1 - 1 RP टू द पावर गामा -1 गामा। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। आरपी को बढ़ाएंगे तो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा? आरपी को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। करेक्ट है। तो मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए, आरपी को मैक्सिमम करने की। देखते हैं, चलो। अब ब्रेटन साइकिल ऑपरेट्स between maximum and minimum temperature of Tmax and Tmean। किसी भी दो थर्मोडायनेमिक साइकिल में दो टेम्परेचर हमेशा फिक्स होते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे फिक्स होता है वो, किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में दो टेम्परेचर हमेशा फिक्स होते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर कौन फिक्स करता है, मैक्सिमम टेम्परेचर को, तो डिसाइड कैसे होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, बता चुका हूं यार। देखो, प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ानी है, रैंकाइन साइकिल में भी डिस्कस किया था। मैकेनिकल, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो सके उतना मेरे लिए अच्छा है। तो क्या इनफाइनाइट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट जो है वो मटेरियल सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो मटेरियल जो है वो मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर डिसाइड कर देता है किसी भी साइकिल में। अगर आपके पास एक प्लांट है तो उसका मटेरियल फिक्स है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर फिक्स हो गया, राइट। मिनिमम टेम्परेचर, बंदी हो जाए, नहीं मेरे भाई। हाँ, मिनिमम टेम्परेचर कौन डिसाइड करेगा, क्या टेम्परेचर है यहाँ पे, तो कहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट करोगे, 1 पे क्या कंडीशन होगा, एटमॉस्फेरिक। करेक्ट है। तो मिनिमम टेम्परेचर डिसाइड होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, करेक्ट है, और मैक्सिमम टेम्परेचर डिसाइड होता है मटेरियल से, राइट। चलो, तो एक ब्रेटन साइकिल है जिसके लिए आपको टी मैक्सिमम और टी मिनिमम दे दिया हुआ है, राइट। आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन फर्स्ट efficiency and network output when RP is minimum। क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है आरपी की, हाँ, आरपी मिनिमम का वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगा, 1। आरपी मिनिमम का न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 1 आएगा। इज दैट क्लियर? तो जब आरपी मिनिमम है, आपको कैलकुलेट करना है उस समय प्लांट आपका कितना एफिशिएंसी दे रहा है और कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंड, efficiency and W net when RP is maximum। RP मैक्सिमम कैसे निकलेगा,
चलो इधर देखो, इधर देखो, जब आप आरपी को बढ़ाओगे, इधर देखो, जब आप आरपी को बढ़ाओगे तो T2 पर क्या असर पड़ेगा? अगर आरपी 1 है तो T2 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। जैसे जैसे आप आरपी को बढ़ाते जाओगे क्या होगा? T2 बढ़ेगा। करेक्ट है। आपको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम आरपी चाहिए, तो मेरे को क्या लेके जाना पड़ेगा? T2 को मैक्सिमम तक। तो आरपी मैक्सिमम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? T2 जो है वो हो जाएगा T मैक्स के बराबर। जब T2 T मैक्स के बराबर होगा तब आरपी मैक्सिमम होगा। तो आपको क्या करना है कि जब आरपी मिनिमम होता है तब आपको क्या एफिशिएंसी और वर्क आउटपुट मिल रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। और जब आरपी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कब होगा? व्हेन T2 बिकम्स T मैक्सिमम, उस समय आपको कितना वर्क मिल रहा है और क्या एफिशिएंसी मिल रही है वो आपको कैलकुलेट करना है। और तीसरा, आरपी ऑप्टिमम एट विच W net is maximum. RP optimum at which W net is maximum. So let's try to solve these three problems. जब एफिशिएंसी, जब आरपी मैक्सिमम था वर्क आउटपुट कितना है? वर्क आउटपुट इंफिनिटी आ गया। अच्छा बेटा, सब गलत है। देखो इधर चलो, पहला सवाल था व्हेन आरपी मिनिमम, तो आरपी मिनिमम मेरे को मालूम है इक्वल टू 1 होता है। करेक्ट है। तो इसमें तो मेरे को दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं था। एफिशिएंसी क्या होता है? 1 माइनस आरपी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सो एफिशिएंसी हो गया 0। क्लियर? एफिशिएंसी हो गया 0 तो ऑब्वियसली वर्क क्या होता है? हीट सप्लाई इनटू एफिशिएंसी। ऑफ हीट सप्लाई कोई कुछ भी रही हो, एफिशिएंसी 0 है तो डब्ल्यू नेट नेसेसरली 0 होगा। राइट बच्चों?